अच्छा जी, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जी मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। जी, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। चलिए जी, स्टार्ट कर रहे हैं हम। लास्ट क्लास में हमने एक बात की थी कि जो वर्ड डेवलपमेंट है या मॉडर्नाइजेशन है, ये दोनों वर्ड्स कहीं ना कहीं हिस्टोरिकली पिछले 200-250 सालों में इनकी जो रूट्स थी वो डेवलप होती आ रही थी। इंडस्ट्री भी बनती आ रही थी ओवर द टाइम पीरियड। फिलोसफिकल जो जस्टिफिकेशन है वो भी आती जा रही थी। ठीक है। लेकिन जब जी, स्क्रीन नजर आ रही है बाकी बच्चों को? जी नजीबुल्ला, आपकी तरफ इशू है बच्चे। जी, आपकी तरफ इशू है। अच्छा जी, चलें। तो डेवलपमेंट वर्ड जो है ये कहीं ना कहीं इसकी बाकी चीजें चलती आ रही थी। फिलोसफी भी, डेमोक्रेसी भी, गवर्नेंस के भी कॉन्सेप्ट्स, और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी, और आईटी के हवाले से भी टाइम एंड अगेन डेवलपमेंट्स हो रही थी। लेकिन यूरोप का इशू ये हुआ कि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2, इन दो वॉर्स ने यूरोप के जो 50 साल है, ठीक है, वो क्या किए, उनको वो किसी न किसी हद तक खा गया। तो उसके बाद फिर जो फोकस हुआ डेवलपमेंट के ऊपर, वो इस एक थ्योरी को बहुत इंपॉर्टेंस मिली, और इसके तहत ही चीजें होना शुरू हुई, जिसको हम कहते हैं मॉडर्नाइजेशन थी। तो अब मॉडर्नाइजेशन क्या है? मॉडर्नाइजेशन बेसिकली एक ऐसा बिलीफ है, ठीक है जी, कि दुनिया के अंदर जो है वो जो तरक्की है, एडवांसमेंट है, उसके लिए कुछ 4-5 बड़ी कंडीशंस हैं, या वो चीजें डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाती हैं। ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे जी, मसलन इंडस्ट्रियलाइजेशन, हाई इंडस्ट्रियलाइजेशन। जी, उसके बाद जी, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद हाई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। जी, सोशो पॉलिटिकल वैल्यूज, रैशनलिज्म। जी, और जो खास तौर पर दो बड़े पॉकेट्स थी दुनिया की, एक यूएसए और दूसरी वेस्टर्न यूरोप। ये कह लें कि इस थ्योरी के, इस सिस्टम के, इस मॉडल के क्या थे, चीफ्स थे, चैंपियंस थे, कि अगर आप इन वैल्यूज की, जी अभी हम बात करेंगे, ठीक है जी, वैल्यूज लाइक जी, कैपिटलिज्म, वैल्यूज लाइक डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स। ठीक है, एक यूनिवर्सल कह लें, एक सेट ऑफ वैल्यूज जो पूरी दुनिया को क्या कर सकती है, ट्रांसफॉर्म कर सकती है। और ये जो यूरोप की तरक्की थी, वेस्टर्न यूरोप की और यूएसए की, ठीक है, वो हुई इसी मॉडर्नाइजेशन या डेवलपमेंट के मॉडल पर। और इसी को ही क्या कहा गया कि अब जो दुनिया में बाकी दुनिया है, जितनी भी न्यू नेशंस बन रही थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, ठीक है, बेशक वो ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज हों, बेशक वो कहीं जितनी भी कॉलोनियल पावर्स थी, सॉरी जो स्टेट्स थी जिनके ऊपर कॉलोनियल पावर थी, वो जितनी भी नेशनलिस्ट मूवमेंट्स के मुताबिक थी, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बड़े कंट्रीज आजाद हुए, तो उनके लिए भी जो तरक्की का रास्ता है, ठीक है, वो कहाँ से खुला, या किस तरीके से वो उनको एडवाइस किया गया इस थ्योरी के मुताबिक। अगर आप इन वैल्यूज को, इन इन प्रिंसिपल्स को लेकर चलते हैं, तो फिर आपके लिए क्या है, बहुत ज्यादा एडवांसमेंट है, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदे। ठीक है जी, सबसे पहले इसमें जो बहुत कोर आर्ग्यूमेंट है जी, वो लिखेंगे हम, और वो है
जी, स्मेल्सर्स, SMELSER', ठीक है। और स्मेल्सर्स कहता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं विद हाई इंडस्ट्रियलाइजेशन, विद हाई टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन, ठीक है, विद हाईली ऑर्गेनाइज्ड गवर्नेंस स्ट्रक्चर, उधर जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यानी कि मॉडर्नाइजेशन थ्योरी बेसिकली करती क्या है, ठीक है, ये उनके कहने का मकसद है। वो कहते हैं कि उनके पास ना जो उनके इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स हैं, और नंबर टू, उन इंस्टीट्यूशंस के जो डिजाइंड फंक्शंस हैं, इन स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस के अंदर, जी, स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस के अंदर क्या आ चुकी होती है, डिस्टिंक्शन भी आ चुकी होती है और क्लैरिटी भी आ चुकी होती है। डिस्टिंक्शन, क्लैरिटी, जी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिस्टिंक्शन एंड क्लैरिटी के अलावा, ठीक है, उनकी जो अपनी डोमेन है उसके अंदर वो स्टेबिलिटी भी ला चुके हो, यानी कि प्रॉपर सोसाइटी, सोशल इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हो, जी, चाहे इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हो। जी खानजादा, जी खानजादा साहब, ठीक है, कोई इशू नहीं। जी, समझ आ रही बात। उनके अंदर क्या आ चुका होता है, स्टेबिलिटी आ चुकी थी, और जो स्टेबिलिटी है, ठीक है जी, जो स्टेबिलिटी है वो क्या करती है, वो इनकी डेवलपमेंट को, जो अब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा कि डेवलपमेंट से हम मुराद क्या लेते हैं, डेवलपमेंट से मुराद हम इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी लेते हैं, हम पॉलिटिकल फंक्शनिंग भी लेते हैं, हम हेल्थ, एजुकेशन, इन फैसिलिटीज की प्रोविजन भी लेते हैं, ठीक है, और एक अच्छे वायबल गवर्नेंस स्ट्रक्चर को भी लेते हैं। ये सारी चीजें जो है वो कहता है ये फुलफिल होती हैं बिकॉज कि ये इनके डेवलप्ड कंट्रीज के जो स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्लियर हो चुके होते हैं, स्टेबलाइज हो चुके होते हैं, मेच्योर हो चुके होते हैं, और उनके अंदर एक एलिमेंट ऑफ जो प्रिडिक्टेबिलिटी है वो क्या है, जी, जी, जी वो आ चुका होता है। क्लियर होगी बात। अच्छा जी, उसके बाद सबसे बड़ी बात, एक और थिंकर है इस थ्योरी के, कोलमैन। जी, कोलमैन। जी, कोलमैन कहते हैं कि ये जो डेवलप्ड वर्ल्ड है ना, या मॉडर्नाइजेशन जिसको कहते हैं, मॉडर्नाइजेशन ने इसलिए तरक्की लेके आई है, इसलिए इन रियाम्स में, हेल्थ में, एजुकेशन में, पॉलिटिको सोशो पॉलिटिकल साइड पे बहुत ज्यादा जो डेवलपमेंट हुई है, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, उसकी तीन रीजन वो बता। नंबर वन, एक तो वो कहता है कि इन कंट्रीज ने अपने लिए एक बड़ा डिफरेंट किस्म का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो डेवलप कर लिया है। नंबर टू, ये कामयाब हो गए हैं, जी, ये कामयाब हो गए हैं सेकुलराइजेशन ऑफ पॉलिटिकल कल्चर करने में, सेकुलराइजेशन ऑफ पॉलिटिकल कल्चर, जहां पर जितने भी सोशो कल्चरल आइडेंटिटीज हैं, जैसे एथनिसिटीज हैं, नेशनैलिटीज हैं, ठीक है, रिलीजन्स हैं, वो सारे जो है वो एडजस्ट हो जाते हैं, अकोमोडेट हो जाते हैं। इन शॉर्ट, के प्लूरल सोशल स्ट्रक्चर्स बना लिए, जी, इंक्लूसिव एंड प्लूरल स्ट्रक्चर्स बना लिए। और उसके बाद जी तीसरी चीज ये है कि इन्होंने अपने स्टेबलाइज्ड जो पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं वो डेवलप कर लिए, पॉलिटिकल सिस्टम्स एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स। तो पॉलिटिकली अगर आप देखो तो अमेरिका हो या वेस्टर्न यूरोप हो, ठीक है, वहां पर डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, इंडिविजुअल फ्रीडम, जी, मटेरियल एडवांसमेंट,
इंडिविजुअलिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअलिज्म। और गिवन कपल्ड विद इंडस्ट्रियलाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ठीक है, ओवरऑल रैशनलिज्म, ठीक है, और ओवरऑल एक साइंटिफिक आउटलुक जो है, एंड विच क्रिएटेड मैसिव मैसिव अमाउंट ऑफ वेल्थ, एंड दैट वेल्थ जो है, ठीक है, दैट प्रोड्यूस्ड results in terms of not only socio-economic stability, rather it provided for better indicators of health, of education, ठीक है, of maternity, ठीक है, of population, each sphere of life जो है उसके अंदर हमें नजर आती है डेवलपमेंट। क्लियर होगी बात? लेकिन जी इसमें जब तक हम एक बंदे का जिक्र नहीं करेंगे, जी जब तक हम एक बंदे का जिक्र नहीं करेंगे तो ये थ्योरी जो है ये पूरी नहीं होगी। और इसके लिए आप एक चार्ट बना लीजिए, इसका नाम लिख लीजिए जी, रोस्टोस, जी रोस्टोस 5 स्टेजेस, जी अभी बात करेंगे, जी रोस्टोस 5 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटीज। जी नंबर 1 स्टेज, जी प्रोग्रेस या डेवलपमेंट के लिए सबसे पहली जी स्टेज होती है जब एक सोसाइटी अपनी ट्रेडिशनल स्टेज पर है। जी नंबर 2, प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ, जी प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ, नंबर 2 स्टेज है। जी उसके बाद नंबर 3 जी, टेक ऑफ प्रोसेस है, टेक ऑफ प्रोसेस। जी नंबर 4, ड्राइव टू मेच्योरिटी। नंबर 4, जी एंड नंबर 5, हाई कंजम्पशन सोसाइटी। जी हाई कंजम्पशन सोसाइटी नंबर 5। अगर आप गौर से देखें ना तो ये जितनी भी थ्योरी है मॉडर्नाइजेशन की, अगर हम दो वर्ड्स को समझ जाएं तो ये रोस्टो का मॉडल भी समझ में आ जाएगा और ये पूरी थ्योरी भी कंट्रोल में आ जाएगी। एक वर्ड है ट्रेडिशन और एक वर्ड है मॉडर्निटी। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट का आगाज जो है वो कहां से होगा? व्हेन यू आर नॉट डेवलप्ड, राइट? हम कहते हैं ना वी आर मूविंग टुवर्ड्स डेवलपमेंट, इसका मतलब है वी आर नॉट डेवलप्ड। तो व्हाट वी मीन बाय वी आर नॉट डेवलप्ड, इसका मतलब है हम लोग जिसको दुनिया क्या कहती है, जी जिसको एक सेकंड, जी जिसको दुनिया क्या कहती है, मॉडर्निटी। तो जब आप मॉडर्न नहीं होते तो फिर आप क्या होते हैं? फिर आप ट्रेडिशनल होते हैं। अब ट्रेडिशनल का क्या मतलब है? ट्रेडिशनल का मतलब है कि आप जिस एरिया में भी रहते होंगे, ठीक है, वहां की जो लोकल आपकी अपनी रिलीजन है, जो आपकी वहां की कल्चर है, नॉर्म्स है,
कस्टम्स हैं, कन्वेंशंस हैं, रिचुअल्स हैं, ये क्या कर रही होंगी? ये आपकी सोशो कल्चरल लाइफ को डिफाइन कर, अगर ये कर रही होंगी तो कॉमन सेंस कहती है कि जो ट्रेडिशनल सोसाइटी होगी वो इकोनॉमिकली भी एडवांस सोसाइटी नहीं होगी, वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी नहीं होगी। तो मोस्टली दुनिया में जितनी भी सोसाइटीज को ट्रेडिशनल सोसाइटीज कहा जाता है वो एग्रेरियन सोसाइटीज। आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लेकर, बर्तानिया से लेकर पूरा वेस्टर्न यूरोप उठा लें, आज से 250 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले, ये तमाम सोसाइटीज किसी ना किसी हद तक ट्रेडिशनल सोसाइटीज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या करती, पूरा करती। ठीक है, वहां पेट्रियार्की भी थी, अगर हम जेंडर के एतबार से बात करें वहां पेट्रियार्की भी थी, मेल डोमिनेंस भी थी, वुमेन की सिपरेशन भी थी, वुमेन की स्लेवरी भी थी, वुमेन की इंस्लेवमेंट भी थी, वुमेन के राइट्स भी नहीं थे, राइट टू वोट भी नहीं था, ठीक है, लेबर राइट्स भी नहीं थे। जितनी भी आज डेवलपमेंट उन्होंने की है, तो इसका मतलब है कि इस इन्वायरमेंट से निकल के किसकी तरफ मूव करना, मॉडर्निटी की तरफ, ये तरक्की कहलाता है इस थ्योरी के मुताबिक। और सबसे बड़ी बात, अभी ये स्टूडेंट है अली, इन्होंने एक वर्ड यूज किया लीनियर प्रोग्रेस, तो ये आपको शायद समझ आ गया था तब, ठीक है, लेकिन हमें समझ नहीं आया। उसकी वजह है कि हम जो स्टूडेंट है, हमें ये नहीं पता कि लीनियर प्रोग्रेशन क्या होती है। तो ये अगर आप गौर से देखें तो ये जो मॉडर्निटी है ना, ये कहती है कि दुनिया के अंदर ना कुछ यूनिवर्सल वैल्यूज है, कुछ यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स हैं कह लें, ऑफ डेवलपमेंट, ऑफ प्रोग्रेस, जिनको फॉलो किया जाए। जैसे ये अमेरिका या यूएस अपना उसने किया है, क्या कहते हैं, वेस्टर्न यूरोप ने, तो दुनिया, बाकी की दुनिया भी क्या कर सकती है, उससे तरक्की ले सकती है। तो इसी वजह से फिर रोस्टो जो है उसने बताया है कि जो डेवलपमेंट है वो इट पासिस थ्रू ऑल दी स्टेजेस, हाँ, इट पासिस थ्रू ऑल दी स्टेजेस एंड मूव्स टुवर्ड द मॉडर्नाइजेशन। एंड मॉडर्नाइजेशन जो है, ठीक है, वो क्या लेकर आती है, दैट इज अ रूट टू द, जी, वो क्या है, इट इज अ रूट टू द डेवलपमेंट, इट इज एक्चुअली डेवलपमेंट। ठीक है, तो एक लीनियर, यूनिवर्सल एंड लीनियर इन स्टेजेस, इट हैपन्स, स्लो एंड ग्रेजुअल चेंज है जो क्या है, जो आता है। ठीक है, और इनकी कुछ और अजम्पशंस भी हैं, नहीं, ठीक, इनकी कुछ और अजम्पशंस भी हैं, जैसे कि ये जो मॉडर्निटी है या ये जो डेवलपमेंट है, इट इज नॉट अ रेवोल्यूशनरी प्रोसेस, इट इज एन एवोल्यूशनरी प्रोसेस, स्लो एंड ग्रेजुअल चेंज है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, जो वेस्ट या यूरोप है जी, जो वेस्ट या यूरोप है, ठीक है, वो क्या है, वो आपका और आपकी गाइड है, अगर आपने फर्दर जिंदगी में अपनी अपनी सोसाइटीज को क्या करना है, वो डेवलप करना, बात फॉलो करना है। तो ये जी आपकी इस कह लें इस थ्योरी का वो क्या है, कोर है। लेकिन बहुत इजीली इसके अंदर मसाइल नजर आना शुरू हो रहे हैं हमें। अब जरा लिखें कि इसके अंदर इश्यूज क्या हैं, व्हाट इज रॉन्ग विद दिस थ्योरी। जी, सबसे पहली बात, ये जो थ्योरी है, इट इज यूनी डायरेक्शनल। जी, जो बाकी की दुनिया है उनकी दो चीजों को डिस्करेज किया गया इस थ्योरी से, होता है। आज भी देख लो आप पाकिस्तान में, अगर आप ट्रेडिशनल नहीं हैं, आप तरक्की पसंद हैं, जितने भी लोग हमारी क्लास में या ओवरऑल पाकिस्तान में, आप, तरक्की किसको कहा जाता है हमारे जैसे मुआशरों में, जब आप मॉडर्नाइजेशन के दिए हुए असूलों को क्या करना शुरू कर दें, फॉलो करना शुरू, छोटी छोटी बातें करने लगा, ठीक है, यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द जेंडर राइट्स, ठीक है, यू गेट क्लीन शेव, यू स्टार्ट वेयरिंग जीन्स, ठीक है, यू स्टार्ट अडॉप्टिंग वेस्टर्न
लाइफस्टाइल, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है कि ये फला बंदा क्या कर रहा है, एडवांस कर रहा है, तरक्की कर रहा है। तो इसका मतलब है इस थ्योरी ने दुनिया को ये इसके ऊपर लगाया है, कन्विंस किया है कि तरक्की का रास्ता जो है वो इन इन चीजों से आता है, ठीक है। अब मैं यहां पर आपसे एक छोटी सी बात करना चाहता हूं, ठीक है। और वो ये है कि मगरिब में या इस मॉडर्नाइजेशन की डेफिनेशन के मुताबिक जो औरत हाउस होल्ड में है, किसमें है जी, हाउस होल्ड में, डोमेस्टिकेटेड है, शी इज सप्रेस्ड एंड शी इज ओप्रेस्ड। और इस मॉडर्निटी की थ्योरी के मुताबिक उसकी तरक्की क्या है, व्हेन शी इज पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, व्हेन शी इज पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें, आप ईस्टर्न वैल्यूज के मुताबिक देखें, किसके मुताबिक, ईस्टर्न वैल्यूज के मुताबिक, तो हमारे यहां जो हाउस होल्ड है या औरत का जो घर में रहना है, वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक इंडिकेटर के ऊपर उसका सप्रेस होना नहीं है। जो बेनिफिट्स उसको वहां मिलते हैं, ठीक है, जो रोल वो वहां प्ले करती है। और ट्रेडिशनली आप अभी भी, मुझे बड़ी हैरानगी होती है, ठीक है, इस बात को करते हुए, अगर आप में से जो बच्चे पंजाब से हैं खास तौर पे, मैं चूंकि बाकी प्रोविंसेस का एकेडमिकली तो बात कर सकता हूँ, फिजिकली बात नहीं कर सकता। मैं, आप जान के हैरान होंगे कि मॉडर्नाइजेशन ने कहा कि औरत घर से बाहर निकल आए तो उसकी तरक्की है, औरत घर से बाहर निकल आए तो तरक्की है। मैं आपको पंजाब के एग्रेरियन सेंटर्स का बता सकता हूँ कि लॉन्ग बिफोर द मॉडर्नाइजेशन, लॉन्ग बिफोर द मॉडर्नाइजेशन, एग्रीकल्चर किसने की है, मर्द ने नहीं सिर्फ की, साथ किसने की है, औरत ने भी की। व्हाट वाज दैट, वाज नॉट दैट एम्पावरमेंट। अगर औरत का घर से निकल के, जी जी, अगर औरत का घर से निकल के फैक्ट्री जाना मॉडर्निटी है, तो आज से 100 साल पहले, जी आज से 100 साल पहले, अगर औरत घर से निकल के काम करने जाती थी पंजाब, अफजाबाद के, गुजरांवाला के, सियालकोट के किसी गांव में, wasn't that मॉडर्न। समझ आ रही बात की। तो इसका मतलब है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जब आप लीनियर व्यू लेते हैं, यूनी डायरेक्शनल देखते हैं चीजों को, हर चीज को आप यूरोप और अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट और आइडियल्स पे देखेंगे, तो फिर जो बाकी सारी दुनिया है वो आपको लेस मॉडर्न अपीयर नजर आएगी, ठीक है। या उनकी जो, उनका अपना जो तरीका कार है, ठीक है। मैं अब आपको इसकी दूसरी एक एग्जांपल देने लगूं, इससे भी जबरदस्त, जी जी, इससे भी जबरदस्त। कोविड आया, आपने, जिस बच्चे ने भी कोविड पर ऐसे तैयार किया हुआ है ना, ठीक है, चूंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इस पे और लंबी बात करूं, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर बात कर रहा हूं। कोविड के जो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट्स थे, वो अगर आप गौर करें, ठीक है, तो वो जितनी भी डेवलप्ड वर्ल्ड है उस पर ज्यादा पड़ेगा। समझ आ रही बात की वजह, वहां का सोशल ऑर्डर ऑलरेडी ही इंडिविजुअलिस्टिक होता है, और जब कोविड आया तो फर्दर इंडिविजुअलिज्म होगी, आइसोलेशन होगी। हमारे यहाँ या क्या है, आप भी शायद इस चीज के बेनिफिशियरी हो कि वी रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली ड्यूरिंग द कोविड, कि कितना जरूरी है कि इफ यू हैव 4 3 पीपल टू टॉक टू डिस्कस योर सेल्फ, ये भी एक डेवलपमेंट है, ये भी मॉडर्निटी है। यानी कि हर चीज ये नहीं है कि आप पैसा कितना कमा रहे हैं, आपकी मेंटल हेल्थ कितनी अच्छी है, आपके सोशल रिलेशंस कितने अच्छे हैं। अगर हम पाकिस्तानी है या पंजाबी है या सिंधी है, तो आप मुझे बताएं, हमारे लिए कामयाबी में हमारी कामयाबी क्या हम अपने लिए कर रहे हैं, नो, हम अपने खुश और गमी जो है उस वो दैट इज शेयर्ड। वी हैव पीपल, यू नो, वी हैव अ कम्युनिटी, वी हैव अ सेंस ऑफ फैमिली, ठीक है। तो उधर ये चीजें नहीं है। अब अगर हम उस उनके लेंस से देखें, तो फिर यहां पर जो फैमिली है, जी 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 बिल्कुल, यहां पर जो फैमिली है वो तो फिर सुप्रेशन का सोर्स है। अगर हम वेस्टर्नाइजेशन के मुताबिक देखें तो फैमिली क्या है, सप्रेशन का सोर्स है। लेकिन अगर हम अपनी जो, जी जी, अगर हम अपनी सोशल वैल्यूज को देखें, तो फिर दैट वाज अ ब्लेसिंग।
ये मैंने जस्ट एक अभी बिलावल एक पासिंग बात कर रहा हूँ, अदरवाइज जो हमारा आर्ग्यूमेंट है वो वही है कि इट इज यूनिडायमेंशनल, इट इज लीनियर, सो दैट डज नॉट अकाउंट फॉर द मॉडर्निटी ऑफ द अदर नेशंस, अदर सिविलाइजेशंस एंड अदर कंट्री। नेक्स्ट, सबसे बड़ी बात, ये मॉडर्नाइजेशन जो है ना, ये सिर्फ मॉडर्नाइजेशन नहीं है, ये हेजेमोनिक मॉडर्नाइजेशन जी, backed by the superpower of United States of America and the powers of Western Europe। बात समझ आ रही? ये नहीं है कि लोगों को आपने कंसेंट के साथ इसके ऊपर लगाया है। मैं अब आपको ना छोटी सी एक बात करता हूं, इसकी ना जबरदस्त एग्जांपल आपको देता हूं। आर्टिकल 25A, आर्टिकल 25A, a country like Pakistan whose 7-8 million children are out of school, वो यूनाइटेड नेशन या वो जो एक है ना कि तालीम सबके लिए, उस एजेंडे की फुलफिलमेंट के लिए अपने आइन में पता क्या अमेंडमेंट कर रहा है कि द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू 5 and 16 years ऑफ चिल्ड्रन। अगर आप ये ना करते, आपके ऊपर पेनल्टी थी, आपके ऊपर पीनलाइजेशन थी, आपके आपके लिए सॉफ्ट और हार्ड सेंस में, दोनों सेंस में क्या थे, वो थे क्या कहते हैं कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, एक सादा सी बात कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह जो दुनिया में ह्यूमन राइट्स है, अगर आप उनकी बात कर लो, ठीक है, तो चाइना का और अमेरिका का क्या प्रॉब्लम है, इंटरप्रिटेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स की सेम वर्डिंग चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन में भी मौजूद है। समझ आ रही बात? तो इसका मतलब है कि अमेरिका ने खास तौर पर जो थर्ड वर्ल्ड है, ठीक है, इन द नेम ऑफ मॉडर्नाइजेशन, दुनिया में क्या हुई है, अमेरिकनाइजेशन, दुनिया में हुई है वेस्टर्नाइजेशन। इसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, और समटाइम्स बाय फोर्स, ठीक, एंड समटाइम्स विद कोहर्जन। जी बिल्कुल। उसके बाद सबसे बड़ी बात, अगर इसको एंथ्रोपोलॉजिकली देखा जाए, कल्चरली देखा जाए, तो इट इज एथनोसेंट्रिक। जो दुनिया के अंदर बाकी की रेसेस हैं, ठीक है, उनको एक्सक्लूड किया गया है, लोकल वैल्यूज उनका डिसरिगार्ड है। अब इस सारी जितनी भी हमने बातें की है ना, अब इसको हम लिंक करेंगे किस तरीके से कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ने मॉडर्नाइजेशन का सैंपल फॉलो किया, डेवलपमेंट का सैंपल फॉलो किया, उससे क्या हुआ, काफी कंट्रीज में इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स थे वो इंप्रूव हुए, नेशनल वेल्थ भी क्रिएट हुई, उन इंडिकेटर्स के ऊपर चल के दुनिया ने तरक्की की। लेकिन इन टर्म्स ऑफ जेंडर, इन टर्म्स ऑफ जेंडर, इनका आर्ग्यूमेंट ये है, जो जेंडर वाले हैं वो ये कहते हैं ये जितना भी प्रोसेस हुआ है, प्रोसीजर हुआ है, it was sort of exclusionary because it did not that significantly accounted for the women। women को exclude किया गया है इस सारे प्रोसेस। ठीक, कि आपने इन द नेम ऑफ मॉडर्नाइजेशन क्या किया कि जो इंडस्ट्री अपना लेस इंडस्ट्रियल या एग्रीकल्चरल सोसाइटीज के जो बॉर्जुआ मेन हैं, ठीक है, या ओवरऑल जो एक बॉर्जुआ क्लास है, जी बिल्कुल, ठीक है, उसको क्या किया आपने, एम्पावर किए, इनकरेज किए, और उन्हीं ट्रेडिशनल वैल्यूज को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, उन्हीं ट्रेडिशनल वैल्यूज को आपने इंडस्ट्रियलिज्म के नाम पर, कैपिटलिज्म के नाम पर, अपना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के नाम पर, उनकी फॉर्म एंड शेप सिर्फ आपने चेंज की है। अदरवाइज फॉर वुमेन देयर इज नो रियल बेनिफिट, और देयर इज नो रियल। जी बिल्कुल, ये भी पॉइंट बहुत अच्छा है जी, कॉलोनियलिटी ऑफ नॉलेज, यानी कि जो लोकल सिंबल्स थे, लोकल नॉलेज था, लोकल जिसको आप कहते हैं ना, वो एक वर्ड होता है उसको बोलते हैं डिस्कोर्स, यस, फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट। जो लोकल डिस्कोर्सेस थे फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, इससे क्या हुए, वो भी डिस्करेज हो। आज देख लीजिए,
अगर आप पाकिस्तान में किसी भी हमारे जो लिबरल्स हैं, जो अपने आप को लिबरल्स कहते हैं या लेफ्टिस्ट कहते हैं, अगर इफ यू टॉक अबाउट अपना देम, और इफ यू टॉक टू देम, और इवन यू लिसन टू देम, तो बड़ी क्लियरली हमें पता चल जाता है, ठीक है, कि जो उनके पास मॉडल है विमेन की एम्पावरमेंट का, डेवलपमेंट का, मॉडर्निटी का, वो कहाँ से, वो वेस्टर्नाइजेशन है, अमेरिकनाइजेशन है, ठीक है, लोकल वैल्यूज, लोकल नॉर्म्स, ठीक है, लोकल रिसर्च, ठीक है, वो ना होने के बराबर है, ठीक है। मैं शायद पहले भी नाम लेता हूँ, वो शाहजी ने, अभी तो खैर उनको तो मेरी ख्वाब भी नहीं होगा, वो बड़े मशहूर आदमी है, ठीक है, मेरी कोई औकात भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कभी ना कभी तो बात हो ही जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है, सोशल मीडिया पे या किधर किधर किधर। सैयद मुजम्मिल, ठीक है, हुसैन शाह, तो वो अक्सर आपने शायद उनकी डिबेट्स वगैरह सुनी होंगी। जी, तो वो अक्सर औकात जो है ना, ये इन लोगों को मैं कहता हूँ कि ये लोग जो हैं, ये इस मॉडर्निटी के, इस वेस्टर्नाइजेशन के, ये रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ठीक है। जो लोकल उनकी जो रिसर्च है, जी मैं मुना जी, मैं उधर ही बात कर रहा हूँ, जो लोकल रिसर्च है, आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए, मैंने आपको पहले भी एक वीडियो उनकी रेफर की हुई है, कि आप उनकी एक वीडियो है फैमिली के ऊपर, और उनके मुताबिक पाकिस्तान के अंदर जो बच्चों की तरक्की है और जो उनकी फ्री चॉइस है, उसको कौन रोक रहा है? फैमिली रोक रही है। तो अगर आप वो सुनेंगे और आप नए नए लिबरल होंगे, तो आपको लगेगा कि यार क्या बात है, क्या एनालिसिस कर दिया है। लेकिन अगर आप इस काउंटर पर्सपेक्टिव से सोचेंगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि इस बंदे का तज्जिया अपने तज्जिए की हद तक बहुत आला है, लेकिन पाकिस्तान की सोसाइटी से उस बंदे की 1% की भी वाकफियत। क्यों? क्योंकि लाहौर, कराची और इस्लामाबाद के जो अर्बन एरियाज हैं, और सॉरी जो एलीट एरियाज हैं, वो पाकिस्तान का 2%, 1%। सिंध, बलूचिस्तान, केपी, पंजाब, फाटा, इनके जो सब अरब्स हैं, जो गांव हैं, ये है 80%, 90% पाकिस्तान, ठीक है। तो जो है उसको उसको भी हमें देखना पड़ेगा। ये नहीं है कि हम इन यूनिवर्सल जो वैल्यूज हैं, जो अमेरिका में अगर इंडिविजुअलिज्म से तरक्की हो रही है, ठीक है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं जो कि लोगों को नहीं पता हो। एनीवेज, तो ये दिस इज हाउ इट वर्क्स। डन हो गया जी? तो ये है जी हमारी थ्योरी ऑफ मॉडर्नाइजेशन। और यहाँ एक आखिरी बात और सबसे कीमती बात वो ये है कि जब इस डेवलपमेंट के मॉडल में, इनकी थ्योरी में और इनकी प्रैक्टिस में जो गैप आया इस मॉडर्नाइजेशन थ्योरी में, इस गैप में से निकली अप्रोच विमेन इन डेवलपमेंट, विड जिसको आप कहते हैं, विमेन इन डेवलपमेंट। ये बहुत जरूरी है, WID, विड, विमेन इन डेवलपमेंट। जी बात समझ आ रही है? ठीक। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा जी कि जो ये जो डेवलपमेंट हुई है ना थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, ठीक है, ये कहां से आ रही है? ये वेस्ट से आ रही है, और ये बेसिकली थर्ड वर्ल्ड में सिर्फ मेन ओनली है। इट हैज फोकस्ड ऑन द मेन ओनली अप्रोच, वुमेन आर एक्सक्लूडेड। सो अब जो न्यू डिस्कोर्स बनेगा डेवलपमेंट में, उसमें इन्होंने कहा कि बेशक पॉलिटिकल पॉलिसीज हो, इकोनॉमिक पॉलिसीज हो, सोशो कल्चरल पॉलिसीज हो, जो मर्जी हो, उसके अंदर जहां पर women excluded है, they must be the part of the overall process of the development। डन हो गया जी? ठीक है जी। ये जो मेमोना, ये जो मैंने पिछली बात की है बिलावल, ये आप लोगों को बात समझ आई कि ये जो हमारे यहाँ तज्जिए हो रहे हैं, ठीक है, नो डाउट वो एक मौलवी, अगर आप उसको मौलवी के एतबार से सोचोगे, तो वो बात आपको बड़ी एडवांस लगेगी। लेकिन सिंस वी आर टॉकिंग लाइक वेरी मिच्योर, ठीक है, और एक इंटेलेक्चुअल बात हम कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल आर्ग्यू थ्योरेटिकल लेवल पर बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे लिए वो रेलिवेंट भी हो गया। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम दोनों चीजों को क्या करें, अंडरस्टैंड करें। जी, अब आ जाइए नंबर 2 पे। जी, अब हमने बात करनी है थ्योरी ऑफ डिपेंडेंसी।
देखिए ना, अभी आपने क्रिटिसिज्म किया है ना उसके ऊपर, इसके ऊपर बोला मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, तो वो क्या क्रिटिसिज्म था, उनमें से एक पॉइंट क्या था कि उसने वुमेन को रिगार्ड नहीं किया। तो इनका ये क्या, अब ये जो नई ब्रांच आई है डेवलपमेंट के अंदर, न्यू अप्रोच आई है वुमेन इन डेवलपमेंट, इन्होंने कहा कि ये जो इंटायर प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट है, वुमेन जो है दे मस्ट बी द सेंट्रल पार्ट फोकस ऑफ दिस डेवलपमेंट। ठीक है, बाज़ औक़ात आप देखो ना ट्रैप होता है अपना क्या कहते हैं उसको, जो डेवलपमेंट होती है, किसी कंट्री की जीडीपी बढ़ रही है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उस जीडीपी के जो बेनिफिट्स भी हैं वो इक्वली शेयर हो रहे हैं सोसाइटी में। इसका ये मतलब नहीं है कि मेन एंड वुमेन आर इक्वली गेटिंग द बेनिफिट्स फ्रूट्स ऑफ दिस। जी, उसके बाद जी अब हमने बात करनी है थ्योरी ऑफ डिपेंडेंसी। जी, थ्योरी ऑफ डिपेंडेंसी। जी, ये एक राइटर है जी। अच्छा, पहले ना दो बातें लिख लें। ये थ्योरी जो है ना, ये न्यू मार्क्सिज्म, जी, न्यू मार्क्सिज्म और केनेजियन इकोनॉमिक्स, केन्स, केन्स की कह लें लिबरल इकोनॉमी, ये इन दोनों का किसी हद तक ब्लेंड है। जी, ये इन दोनों का क्या है, ब्लेंड है। जी, अब हम बात करते हैं सबसे पहले, जी, जी, केन्स के कुछ पॉइंट्स हैं, उन पर पहले बात कर लेते हैं। जी, केन्स के मेन आर्गुमेंट क्या है। केन्स कहता है, जी, जी, केन्स कहता है कि जो ये डिपेंडेंसी का मॉडल है, ठीक है, इसके लिए बेहतरीन चीज क्या है, ये लिख लें जी। टू डेवलप एन इंपॉर्टेंट इंटरनल इफेक्टिव डिमांड in domestic markets, to develop जी internal demands, effective internal demands in domestic markets. Number two, importance of industry for development बहुत जरूरी है। और अब ये पॉइंट्स जो है ये आपको पहले भी बता दिया, ये कनेजियन पॉइंट्स हैं। सो इसके अंदर आपको जो एक मॉडर्न थ्योरी है लिबरलिज्म की या लिबरल इकोनॉमिक्स की, वो भी नजर आएगी। ठीक है, और नंबर थ्री, ये कहते हैं कि जो वर्कर की वेज है, वर्कर्स वेज, ठीक है, उसको इनहेंस किया जाए। जी, वर्कर्स वेज जो है दैट शुड बी इनहेंस्ड, जी, ताकि जो आपकी मार्केट है उसमें जो डिमांड है वो क्या करे, एग्रीगेट करे। जाहिर बात है, ज्यादा पैसे आएंगे, कंजम्पशन ज्यादा होगी, कंजम्पशन ज्यादा होगी तो डिमांड भी ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा होगी तो प्रोडक्शन ज्यादा होगी। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो लोकल मार्केट है उसकी कंडीशंस क्या होंगी, इंप्रूव करेगी, ग्रो करेगी। ठीक? जी, और इनके मुताबिक, जी, और इनके मुताबिक, जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये इसके जी तीन पॉइंट्स हैं। अब आते हैं इनके कोर आर्ग्यूमेंट की तरफ। और इनके ख्याल में दुनिया में दो तरह के कंट्रीज हैं, एक कोर है और एक पेरिफेरी है। ऑफ कोर्स जो कोर कंट्रीज हैं दे आर हाईली एडवांस, ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े लिख लें क्योंकि अगली थ्योरी में भी यही
इसी की एक्सटेंशन है अगली थ्योरी में। नहीं जी नहीं, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी आगे आएगी अभी। ये उसकी वो इसका आउटकम है, वो इसको ऑफ शूट है जी। एक पॉइंट यहां पर, हाँ एक पहले पॉइंट लिख ले कि ये यहां पर इस थ्योरी में जो यूनिट ऑफ एनालिसिस है ना, वो नेशन स्टेट है। यूनिट ऑफ एनालिसिस कौन है? नेशन स्टेट है जी। जी, अब इनके मुताबिक जो कोर कंट्रीज है ये कौन है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लें जी। हाईली इंडस्ट्रियल, एडवांस्ड, जी, और उसके बाद जी हाईली एडवांस जी, और जी टेक्नोलॉजिकली सोफिस्टिकेटेड है, मैसिव अमाउंट ऑफ वेल्थ है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इफेक्टिव गवर्नेंस स्ट्रक्चर है जी, हाई वेजेस है जी, हाई वेजेस है, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है, और दूसरी तरफ जो वो है पेरिफेरी है, वो ज्यादातर अपना एग्रीकल्चरल कंट्रीज है, ट्रेडिशनल सोसाइटीज है, लेस डिवीजन ऑफ लेबर है, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन है। जी, लो लिटरेसी रेट है, जी उसके बाद लो लिटरेसी रेट है जी, वैल्यूज एंड नॉर्म्स है, और रिचनेस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जी, तो अब क्या होगा, इसका कोर आर्ग्यूमेंट आ रहा है कि जो डेवलपमेंट है वो फ्लो होगी फ्रॉम कोर टू पेरिफेरी, and the whole development model is only because these both countries are, or is these two types of countries are dependent on each other. So this dependency जो है, that leads towards the progress and development of societies. या कह लें कि जो डिपेंडेंसी है वो क्या है, that creates the success model. अब इस डिपेंडेंसी की लॉजिक क्या है? इस डिपेंडेंसी की लॉजिक ये है कि जो पेरिफेरी है वो रिच है रॉ मटेरियल में, नेचुरल रिसोर्सेज में, जबकि दूसरी तरफ कोर जो है वो स्पेशलाइज्ड है हाईली टेक्नोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट में। और यूं जो है क्या होता है, यहां से इधर गुड्स, और यहां से इधर जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, अभी मैं इसकी फर्दर जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने करनी है वर्ल्ड सिस्टम्स थ्योरी में। ठीक है, लेकिन अब एक आर्ग्यूमेंट तो आपको समझ आ गया कि इससे क्या होगा, इससे एक चीज होगी, इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा जी। इससे क्या हो जाएगा, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, इससे क्या होगा, इससे एक चीज हो जाएगी कि जो रिसोर्सेज होंगे उनकी मूवमेंट हो जाएगी फ्रॉम लोएस्ट कंट्री अपना पेरिफेरीज टू कोर, और कोर की जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं, ठीक, तो एक तरह से क्या हो रहा है, एक तरह से रिसोर्सेज का इम्बैलेंस हो रहा है कि एक तरफ से फ्रेश ऑर्गेनिक नेचुरल रिसोर्स जा रहा है, और दूसरी तरफ वही चीज
इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, फिनिश गुड्स, वो उसी दुनिया को क्या हो रही है, एक्सपोर्ट भी हो रही है। ठीक है, तो इससे एक देयर इज अ विजिबल चांस कि इनके दरमियान इनकम गैप्स क्रिएट हो जाएंगे, इनके दरमियान नेचुरल रिसोर्सेज के गैप्स क्रिएट हो जाएंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो इसके सोशो इकोनॉमिक डिविडेंड्स हैं या जेंडर के पर्सपेक्टिव में बात करें तो वो भी क्या हो जाएंगे, वो डिफरेंट हो जाए। ठीक है, तो ये इस थ्योरी को अगर आप गौर से देख रहे हैं तो फिर इसके मुतालिक कुछ बातें जिनको हम इश्यूज कह सकते हैं, जो प्रॉब्लम्स यहां से जर्मिनेट होती हैं, वो क्या है जी? जी नंबर 1, ये कहते हैं कि इस पूरे एनालिसिस में आपने रेस और जेंडर इन दो चीजों को एक्सक्लूड किया है। जी, उसके बाद नंबर 2, इनके मुताबिक ये जो भी साइकिल चला है, जी 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 मैं वही बात कर रहा हूं, ये जो साइकिल हुआ है रिसोर्सेस का और गुड्स का, इसको ये नाम देते हैं जी क्रिटिसिज्म करने वाले कि दिस इज एक्सप्लॉयटेशन, दिस इज नॉट एम्पावरमेंट, दिस इज नॉट डिपेंडेंसी, दिस इज एक्सप्लॉयटेशन। अब आपको इसमें जो डेटा मिलने लगा है ना, क्या बात है जनाब, डेटा पता है क्या कहते हैं कि पूरी दुनिया में जितनी भी ग्लोबल प्रोडक्शन सप्लाई चेन है, यानी कि जहां मैन्युफैक्चरिंग होती है, प्रोडक्शन सप्लाई चेन्स, उसके अंदर 65% टू 90% रेंज करता है ना डिफरेंट जगहों पर, ये एवरेज है फीमेल्स की, विमेन की, जिनको एज अ वर्कर क्या किया जाता है। और इसमें 2 स्टैट्स और लिख लें, खास तौर पर ये जो आपकी होती है ना, क्या बोलते हो आप इसको, फैब्रिक इंडस्ट्री, ये जिसमें कपड़े वगैरह बनते हैं, या जिसको आप ये टेक्सटाइल कहते हो, ठीक है, जिसमें ये सारा आपका इसका वेयरिंग के मुतालिक जो कुछ भी है वो आता है इसमें लिखें जी 75% चाइना में, 85% बांग्लादेश में, और 90% इन कंबोडिया। ठीक है, 90% इन कंबोडिया। इस लाइन ऑफ वर्क में इतने परसेंट वेमेन है, इतने परसेंट क्या है, वेमेन है। ठीक है, तो इसको ये नाम देते हैं सुपर एक्सप्लॉयटेशन, सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन नहीं, सुपर एक्सप्लॉयटेशन। कैसे? आप उनको वेजेस कम दे रहे हो, ठीक है, उनसे आप अनपेड साथ डोमेस्टिक वर्क भी करवा रहे हो, या रिप्रोडक्टिव वर्क, डबल एक्सप्लॉयटेशन। अनपेड रिप्रोडक्टिव वर्क भी औरतें कर रही हैं, वेजेस भी लेस पे हो रही है, और सबसे बड़ी बात, उनकी जो जॉब सिक्योरिटी है, सबसे ज्यादा जो वल्नरेबल होती है ना, वो खवातीन होती है, जिनको फायर करना, ये कहना कि कल से आप काम पर नहीं आएंगी, ठीक है, दैट इज द मोस्ट इजीएस्ट थिंग। ठीक है, जो थर्ड वर्ल्ड के अंदर एमएनसीज करती है या दीगर जो लोग हैं वो करते हैं। ठीक है, इसका मतलब है सबसे लीस्ट सिक्योर एंड लेस अर्निंग, ये दोनों चीजें जो हैं ये यहां से होती है। डन होगी बात? ठीक है, अब इसी थ्योरी की जो एडवांस शक्ल है, एडवांस फॉर्म है, वो आती है थर्ड थ्योरी के अंदर, जो आज के हमारे लेक्चर की थ्योरी है, एंड दैट इज वर्ल्ड सिस्टम्स थ्योरी। जी, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, और ये इसी की क्या है, एक्सटेंशन है। लेकिन आप पहले एक काम कर लीजिए, एक बहुत बड़ा सेलिएंट फीचर है जो डिपेंडेंसी थ्योरी को और वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी को क्या करता है,
डिफरेंशिएट करता है, सेपरेट करता है, वो लिख ले कि जो डिपेंडेंसी थ्योरी थी वो थी नेशन स्टेट लेवल का एनालिसिस, जबकि ये जो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है ना, ये कहती है कि एक नेशन को सामने रख के हम एनालाइज नहीं कर सकते। ये बात करते हैं, ये कहते हैं कि दुनिया में जितनी भी इकोनॉमीज है उनके अंदर क्या डेवलप हो चुका है या हो जाता है, एक वन इंटीग्रेटेड, ये इनके फीचर्स हैं, ये लिखते जाए, वन जी इंटीग्रेटेड जी सिंगल सिस्टम, जिसके अंदर रह के ही चीजें क्या हो रही होती है, ऑपरेट कर रही होती। इस तरह के स्ट्रक्चर्स, इस तरह के फंक्शंस, इस तरह के सिस्टम्स डेवलप होते हैं, जिनकी लार्जर बाउंड्री जो है वो क्या है जी, जिनकी जो लार्जर बाउंड्री है वो एक ही होती है, उसी के अंदर उस मैकेनिक्स एक ही होते हैं जिसके अंदर चीजें क्या कर रही होती है, ऑपरेट कर रही होती। ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने दूसरी बात जिस पर फोकस किया, इन्होंने कहा कि हर चीज जो है वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम्स के साथ नहीं जुड़ी हुई, वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड द सोशल सिस्टम्स एज वेल। इस थ्योरी का बहुत बड़ा जो फोकस है वो सोशल सिस्टम्स के ऊपर है। दे डू नॉट टॉक अबाउट द कंट्रीज, दे टॉक अबाउट द सिस्टम्स। डन होगी जी बात, ठीक है। और इसका जो फाउंडर है, इसका जो सबसे बड़ा चैंपियन है, ठीक है, जिसकी मेन थ्योरी है, ठीक है, ये लिख लें जी आप, ठीक है, इसका नाम है IWALLERSTEIN जी, वॉलेस ट्रेन जी। ये क्या कहते हैं, इन्होंने ना बड़ा काम किया है। इन्होंने ये जो कोर जी, ये जो कोर और पेरिफेरी का चक्कर था, इन्होंने इसी चीज को एक्सपैंड किया। मैंने कहा ना ये इसी का ऑफ शूट है। और इन्होंने दुनिया के जो कंट्रीज हैं बड़े, उनको जी दुनिया से मुराद दुनिया के जितने भी निज़ाम हैं उनको चार बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड, थोड़ा सा वो जो कोर एंड पेरिफेरी वाला था उसको एक्सपैंड किया। जी बिल्कुल जी। कोर जी, सेमी पेरिफेरी, सेमी पेरिफेरी जी, उसके बाद पेरिफेरी, और उसके बाद नंबर 4 पे है एक्सटर्नल एरियाज। डन हो गए। अच्छा जी, अब जो मैंने पहले कैरेक्टरिस्टिक्स बताए अब वो यहां पर काम आएंगे। ठीक है, मसलन मैं दोबारा बोल देता हूं, सबसे पहले लिख लें जी कि जो आपकी कोर है उसमें दो तीन चीजों का इजाफा कर ले। नंबर 1, जो कोर होती है वो फोर्स और कोहर्जन का इस्तेमाल करती है, ऐसा ही है ना। वो कॉलोनियल पावर होती है जी, वो कॉलोनियल पावर होती है। हाईली इंडस्ट्रियल है जी, हाई टेक्नोलॉजी, हाई वेजेस, स्ट्रॉन्ग सोशल बेस जी बिल्कुल, स्ट्रॉन्ग सोशल बेस, वेल्थ, मिलिट्री, प्रोडक्शन, हाई इंडस्ट्रियलाइजेशन रेट। ठीक है। और दूसरी तरफ एज वी ऑल नो जो पेरिफेरीज हैं, ठीक है, वो एग्रीकल्चरलिस्ट हैं, ट्रेडिशनल हैं, पोर कंट्रीज हैं, रिच रिसोर्सेज की बेस है, स्टेट स्ट्रक्चर डिस्टेबलाइज्ड है, सोशो इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं, हेल्थ, एजुकेशन, वो बड़े लो हैं, अर्बनाइजेशन कम है, इंडस्ट्रियलाइजेशन कम है, अर्बनाइजेशन कम है जी।
और उसके लिए इस सारी बात को समझने के लिए कि इनके दरमियान ये सिस्टम्स ऑपरेट कैसे करता है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, इसकी वैसे तो मल्टीपल डायग्राम्स हैं, बट ये मुझे जरा ज्यादा मुनासिब लगी है जी। सेंटर में हम रखेंगे कोर जी, इसके ऊपर आएंगे सेमी पेरिफेरी, जो कंट्रीज इन दोनों कंडीशंस के मिडल में होते, और नंबर 3 लेवल पर आएगी जी आपकी पेरिफेरी। ठीक है, तो इनके नाम दे देते हैं जी। ये आ गया कोर, जी ये आ गया कोर, और ये आ गया जी आपका सेमी पेरिफेरी, और ये आ गया आपका पेरिफेरी। जी डन हो गया। अच्छा जी, अब और क्या होता है जी, ये जो कोर अपना सेमी पेरिफेरी है जी, इधर से इधर क्या आ रहा है, इधर से इधर आ रहा है रिसोर्सेस। ठीक है, और कोर से इधर क्या जा रहा है, फिनिश गुड्स जा रही है। ठीक, और इसी तरह जो आपकी पेरिफेरी है, वहां से भी क्या हो रहा है, इधर सॉरी एक सेकेंड, ये ले लेते हैं जी, उधर से इधर भी क्या आ रहा है, रिसोर्सेस, रॉ मटेरियल, और यहां से उधर क्या जा रहा है, फिनिश गुड्स। ठीक जी, तो क्या हो रहा है, एक एक जिस तरह बोला आपने न्यू मर्केंटिलिज्म, कि यहां जो स्टेट्स हैं वो इतनी पावरफुल हैं, जो सिस्टम्स हैं वो इतने पावरफुल हैं, कॉलोनियल स्ट्रक्चर्स वो इतने पावरफुल है कि ये सारा कुछ जो है एक इंतहाई सिस्टमैटिक वे में क्या हो रहा है जी, वैल्यू एडेड गुड्स, एक इंतहाई सिस्टमैटिक वे में क्या हो रहा है, ये सारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का चक्कर चल रहा है। अब यहां पेरिफेरी से, पेरिफेरी की एक ही स्ट्रेंथ होती है, दे हैव नेचुरल रिसोर्सेस, और दूसरा लेबर। ठीक है, तो ये कोर जो है ये इधर से नेचुरल रिसोर्सेज भी लेकर जा रहे हैं। ठीक है, और जो लेबर है उसको भी क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जिससे इनकी जो फ्यूचर में इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइज्ड होने की जो क्या है चांसेस हैं, वो भी क्या होते जाते हैं, कम होते जाते हैं। मैं ना आप सब लोगों से एक बात करूंगा कि इस दफा ये जो, अगर खुदा न खास्ता किसी भी टॉपिक में आता है ना, पाकिस्तान के अंदर जो फ्लड्स हैं उसके ऊपर आपने बात करनी होगी ना, तो आपने ये आर्ग्यूमेंट वहां देना है कि क्लाइमेट चेंज में पाकिस्तान जैसे कंट्रीज, दे आर द लीस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ all those factors or forces which are vulnerable for the climate change. लेकिन in terms of what we receive जी, in terms of carbon emissions and अपना in terms of the reception of its consequences, तो आप सबको पता है कि पाकिस्तान is in the top 5-7 countries which are most vulnerable to the climate change. वजह जो कोर है, चूंकि वो पिछले 200 सालों से क्या कर रही है, इन द नेम ऑफ colonialism, imperialism, न्यू colonialism, न्यू imperialism, वो क्या कर रहे हैं, वो इधर से नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके तो अपनी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन और डेवलपमेंट है उसको क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि फ्रूट्स उधर आ रहे हैं पिछले 100-150 साल में। ठीक है, लेकिन जो उसका कॉन्सिक्वेंस है, दैट इज नॉट ओनली शेयर्ड, रादर डिसप्रोपोर्शनेटली वो एलोकेटेड है किसको जी, अफगानिस्तान को और पाकिस्तान को। आपको पता है अफगानिस्तान में भी फ्लड्स आए हैं। ठीक है,
and Afghanistan is also one of those countries which are in the high risk of the disaster vulnerability due to the rising temperatures or other climate factors, ग्लेशियर मेल्टिंग और व्हाटसोएवर ब्ला ब्ला। क्लियर होगी बात? ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे इनके दरमियान एक सिस्टमैटिक ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम रिसोर्सेस यहां से वहां। क्लियर होगी बात? ठीक है। तो ये जी, और इसके ऊपर जो अभी हमने बात की क्रिटिसिज्म वगैरह की, ठीक है, वो हमने पहले भी बात की कि ये इधर से इधर जब आते हैं ना, मैं आपको इसमें सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ, एमएनसीज की, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस की। अब जरा गौर से सुनिएगा, ये कोर जो है ना, इनके पास कैपिटल बहुत है, जबकि ये जो पेरिफेरी है, इनको तो कैपिटल चाहिए। जैसे पाकिस्तान आपके सामने, एवरी टाइम यू नीड कैपिटल, एवरी टाइम यू नीड इन्वेस्टमेंट, एवरी टाइम यू नीड ऑल सच थिंग्स। तो उसके लिए क्या होता है, ये लोग इधर कैपिटल लेकर आते हैं, कैपिटल लाते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, इन्वेस्टमेंट करके क्या करते हैं, टैक्स में एमिशंस हासिल करते हैं, चीप लेबर इस्तेमाल करते हैं, रादर लेबर को एक्सप्लॉइट करते हैं। वो कंट्री है अपना ब्राजील के साथ, एक कंट्री है साउथ अमेरिका में, उधर ना मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी कि जो नाइकी का स्टोर है, नाइकी पेज $0.25 फॉर पर पेयर ऑफ शू टू द वर्कर, $0.25 पर पेयर ऑफ शू टू द वो क्या कहते हैं उसको, जो वर्कर है उसको। टोटल कॉस्ट ऑफ द शू इज $2 and only 5 kilometers away there is a Nike store which sells the same shoe in like $100. तो इसमें ये जो आर्ग्यूमेंट देते हैं ना कोर वाले, ये आर्ग्यूमेंट ये देते हैं कि जी देखिए, हम कैपिटल लेके आ रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं आपके मुल्क में, हम इंडस्ट्री लगा रहे हैं, उसकी वजह से क्या होता है, जॉब्स क्रिएट होती है, और औरतों और मर्दों दोनों को हम क्या देते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं। ठीक है, उनके लिए बेहतरीन चीजें होती हैं। लेकिन साथ साथ क्या हो रहा है, टैक्स एवेजन भी हो रही है, टैक्स के अंदर इनको वो मिल रही है, अजम्पशंस भी मिल रही है। ठीक है, लेबर भी एक्सप्लॉइट हो रही है, इन्वायरमेंटल एंड लेबर लॉज भी एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात, ठीक है, कि जो प्रॉफिट है, जो डिविडेंड है, वो शेयर्ड नहीं है, वो शेयर्ड नहीं है, रिसोर्सेज भी यहीं के। ठीक है, देखो ना मजे की बात है ना, लोकल रिसोर्स इस्तेमाल करो, लोकल लेबर इस्तेमाल करो, टेक और पैसा अपना लेकर आओ। ठीक है, और जो प्रॉफिट है उसका 80%, 70%, 90% वो भी वेल्थ किधर ट्रांसफर हो जाएगी, कोर के अंदर। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट दिस ऑल साइकिल टेक्स प्लेस। डन होगी बात? ठीक है, तो ये जी बिल्कुल ठीक है, जी बिल्कुल ठीक है। तो ये जी आपकी 3 मेजर थ्योरीज हैं, ठीक है, जो एक्सप्लेन करती हैं किसको जी। अच्छा, इसमें ना ये अभी एक सवाल आया, 1 मिनट ठहरे, ये किसका सवाल है? बिलावल का सवाल है कि ताइवान ने ना अपनी एक वो उसको एक्सप्लॉइट किया है, अपनी ही लेबर को। तो इसका जवाब भी ये थ्योरी देती है। ये पता है क्या कहते हैं वो, बल्कि मैं कॉन्सेप्ट आपको बता ही देता हूँ, आई थॉट कि शायद मुश्किल ना हो जाए बात। जब कोर से पैसा आता है ना पेरिफेरी में, या इंडस्ट्री आती है ना, इधर जो है ना लोकल, जो डोमेस्टिक बॉर्जुआज हैं, जो डोमेस्टिक बॉर्जुआज हैं, यानी कि जो पेरिफेरीज के अंदर रिच लोग हैं, जो बड़े बड़े ऑनर्स हैं, बड़े बड़े जो फैक्ट्री होल्डर्स हैं, आगे उनके इंटरेस्ट और इनके इंटरेस्ट वो क्या हो जाते हैं, वो सिमिलर हो जाते हैं। तो ये फिर क्या करते हैं, ये अपनी ही लेबर को क्या करते हैं, इसी मॉडल के ऊपर क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। जी बिलावल, बात समझ आ रही? ठीक है, तो अपनी ही ये उसके ऊपर क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। डोमेस्टिक जो लेबर है, ठीक है, उसकी वेजेस बढ़ाने की बजाय, ठीक है, ये उसको फर्दर क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। डन हो गया जी? ठीक है, तो ये जी थेरीज हैं। ये वाला लेक्चर और जो पिछला लेक्चर हमारा जेंडर एंड डेवलपमेंट पर था, ये कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका क्वेश्चन जो है इस पोर्शन से नहीं जाएगा। डन हो गया? चलिए, थैंक यू जी, थैंक यू।